Assalamu alaikum. My name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. This lecture is for class first year. We have completed our 7th chapter. Now we are starting 10th chapter, which is thermodynamics. First of all, we will note down the topics which are included in our course, reduced course. These topics are 10 from 10.5 to onwards 10.13 except 10.12. ठीक है, आपके सारे टॉपिक्स आ रहे हैं 10.5 से आगे सिवाय 10.12 के, और स्टार्ट के भी टॉपिक्स नहीं आ रहे 10.1 2 3 4, लेकिन ये नेसेसरी हैं आपके लिए इंट्रोडक्शन, और ये स्टार्ट के 3-4 टॉपिक्स आपके लिए ज़रूरी हैं ताकि आपको बाकी के चैप्टर इजीली समझ आ जाए। तो आज का हमारा टास्क यही है कि हमने इंट्रोडक्शन करना है चैप्टर का और स्टार्ट के टॉपिक्स थोड़े से डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम देख लें आप लोग। चैप्टर का नाम आपको क्या कहता है? चैप्टर का नाम आपके पास है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये थर्मोडायनामिक्स वर्ड जो है ये एक फ़िज़िक्स की टोटल अलग से एक ब्रांच है जिसमें आप किस चीज़ को स्टडी करते हैं। देखिए ये वर्ड है दो वर्ड। पहला वर्ड थर्म जिसका मतलब है हीट, और दूसरा वर्ड डायनामिक्स जिसका मतलब है मोशन ऑफ पार्टिकल्स, या आप यूँ कह सकते हैं उसी हीट के मोशन की या ट्रांसफॉर्मेशन की, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने की डिस्कशन को हम कहते हैं डायनामिक्स। तो हमने इस पूरी ब्रांच में थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमने वो लॉज पढ़ने हैं, वो डिस्कशंस करनी है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट का जिक्र हो और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट के ऊपर लगने वाले मेथड्स लॉज अप्लाई होते हो। इन सब चीज़ों को डिस्कस करना है, और क्या चीज़ हीट कहाँ जाएगी, क्या करेगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। ठीक है, तो हमने वो लॉज पढ़ने हैं जो एक हीट की एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने में जो लॉज अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसको हमने डिस्कस करना है। तो ये तो फिज़िक्स की बात थी। केमिस्ट्री में हमारे पास थर्मोडायनामिक्स कैसे डिफ़ाइन होती है। केमिस्ट्री में हम कहते हैं स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी फ्लूइड लिक्विड गैस, कोई भी चीज़। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ मतलब उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उसका मैथ, उसके नंबर ऑफ़ मोल्स, इन सब की स्टडी को हम थर्मोडायनामिक्स में डील करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जब हम बात करें चैप्टर के अंदर नाम की, तो नाम में आपके पास हीट एक वर्ड आया। अभी हीट क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हीट क्या है आपके पास। हीट जो है इसके ऊपर बहुत लड़ाई हुई स्टार्ट में कि ये हीट ये है, हीट ये है, कि हर किसी ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। लेकिन जो एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था जो उस टाइम एक्सेप्ट कर लिया गया था, वो ये था कि हीट को एक कैलोरिक फ्लूइड कहा गया था, और ये बोला गया था कि ये हॉट बॉडीज़ में पाया जाता है और कोल्ड बॉडीज़ की तरफ ये मूव करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें आपके पास एक ये फ्लूइड है कंटेनर के अंदर, ये जो ब्लैक है ये फ्लूइड है आपके पास, हॉट फ्लूइड है। इसके अंदर ये जो सर्कल्स हैं ये आप समझ लें हीट के पार्टिकल्स हैं, यानी कैलोरिक फ्लूइड इसके अंदर मौजूद है। ये पार्टिकल्स निकल निकल के जाते हैं हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ, ऐसा माना जाता था। और कैलोरिक फ्लूइड का मतलब ये है कि इसको यूनिट के नाम पे, इसके नाम कैलोरिक फ्लूइड के नाम पे इसका यूनिट भी था पुराना, कि जिसका नाम है कैलोरी। कहा यह जाता था कि एक कैलोरी जो है वो ऐसा इतनी अमाउंट ऑफ हीट है जो आपको ज़रूरत है। किस लिए ज़रूरत है? 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर रेस करने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, इसको आप क्या नाम देते हैं? 1 कैलोरी। आप इस इतने यूनिट को आप 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब न्यू कॉन्सेप्ट आया और फिज़िक्स में भी देखा जाए तो इसको हमने एनर्जी से रिलेट कर दिया। हमने हीट को क्या कह दिया, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो मोशन में होती है। मोशन में होने का मतलब ये कि ये हमेशा अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जा रही होती है, या आप यूँ कहें कि जब एनर्जी ट्रैवल कर रही है, ठीक है, मोशन में है, तो हम उसे कह सकते हैं हीट है। ठीक है, इसका न्यू यूनिट भी फिर क्या बन गया, जब एनर्जी का यूनिट जाउल्स है और ये भी हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, जाउल्स। ठीक है, अच्छा, अब जब तक हीट मोशन में है, ट्रांजिशन मोड में है, उस वक्त तक हम हीट को हीट ही कहेंगे। लेकिन जब ये एक हॉट बॉडी से किसी कोल्ड बॉडी में एंटर हो जाएगी, उसके बाद उस बॉडी के अंदर जाके ये उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाएगी, इसको हम फिर इंटरनल एनर्जी कहेंगे, इसको हम फिर हीट नहीं कहेंगे। बिकॉज एक बॉडी के अंदर जब जाने के बाद ये उनके एवरेज टेम्परेचर को पार्टिकल्स के रेज कर देता है, और उसके बाद वो हीट यानी एनर्जी ही कन्वर्ट हो जाती है उन पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी में, यानी मोशनल एनर्जी में उनकी कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर वो इंटरनल एनर्जी, आपको वैसे ही पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है इंटरनल एनर्जी, तो हीट अंदर जाके उनकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो उसकी फिर इंटरनल एनर्जी कहलाती है। फिर नो, इट इज़ नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग एज अ हीट। ठीक है, एज हीट। इसके बाद अगर मैं इंटरनल एनर्जी को आम वर्ड में बताऊं तो हम यूँ कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी
जो है वो पार्टिकल्स जो है इसके अंदर, उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, उन दोनों का सम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक बॉडी के ऊपर किया गया वर्क डन, ठीक है, उसके अंदर इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है, और इसी तरह उसको दी गई कोई हीट उसके अंदर इन दी फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और बाद में हम सेपरेट नहीं कर सकते कि कौन सी इन दी फॉर्म ऑफ हीट है और कौन सी इन दी फॉर्म ऑफ वर्क डन उसके अंदर आई है, ठीक है। तो हम यूँ कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी इज़ ऑल्सो कैन बी रिटन एज हीट प्लस वर्क डन ऑन दैट बॉडी। जितना वर्क डन उसके अंदर उसके ऊपर हो चुका है और जितनी हीट उसको दे दी गई है, उन दोनों के सम को भी हम कह सकते हैं उतनी इस बॉडी की इंटरनल एनर्जी है। अच्छा, इसके बाद आपकी बुक में एक और टॉपिक है, आपका पहला ही टॉपिक है 10.1, जिसका नाम है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो जब भी दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में लाई जाएं जिनके टेम्परेचर्स क्या हों, डिफरेंट हों। अब टेम्परेचर्स क्या हैं? टेम्परेचर्स उनकी क्वांटिटी ऑफ हीट जो उनके अंदर प्रेजेंट है, वो डिग्रीज ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस जो उनके अंदर प्रेजेंट है, उसे आप कहते हैं वो उनके टेम्परेचर्स हैं। तो इसके अंदर डिग्रीज ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कितनी है? 20 डिग्रीज है इसके पास 40 डिग्रीज है। और टेम्परेचर चूँकि कंपेरेटिव टर्म है, तो ये हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे है। अच्छा, अब जब इन दोनों को आप क्लोज लेकर आएंगे और आपस में कांटेक्ट करवाएंगे, तो क्योंकि ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हैं, तो इसलिए जो इनका कांटेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? थर्मल कांटेक्ट। तो जब भी दो बॉडीज़ और एट डिफरेंट टेम्परेचर्स को हम कांटेक्ट में लाते हैं, तो हम उसे क्या नाम देते हैं कि ये उनका कौन सा कांटेक्ट है? थर्मल कांटेक्ट। अब मैं बॉडी को थर्मल कांटेक्ट में जब लाऊंगा, तो डेफिनेटली हर चीज़ अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो डिग्रीज़ कितने हैं यहाँ पे? 40 डिग्री, तो ये भी हायर से लोअर की तरफ आएंगे क्योंकि यहाँ पे 20 डिग्रीज़ हैं। तो बी से हीट निकल के ए की तरफ आएगी, और जब ये हीट आ रही है, एनर्जी ट्रैवल कर रही है जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो उस वक्त हम उसको नाम दे रहे हैं हीट का। जब उसके अंदर चली जाएगी तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाएगी, और वो किस फॉर्म में शो होगी आपको? इन दी टर्म्स ऑफ टेम्परेचर शो होगी। तो क्या हुआ, यहाँ से 10 डिग्री उठ के यहाँ आ गए। कब तक आते रहे? जब तक अच्छा, हीट थर्मल इक्विलिब्रियम कब क्रिएट होता है? जब दो डिफरेंट बॉडीज दो बॉडीज़ को डिफरेंट टेम्परेचर पे हम कांटेक्ट में लाएं, तो तब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक उन दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर्स क्या हो जाएं? सेम ना हो जाएं। मतलब दोनों, ना ये हायर रहे ना ये हायर रहे, अपनी हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ हीट आई। उसके बाद जब दोनों साइड कंसनट्रेशन बराबर हो गई, तो आपकी बॉडीज़ के दोनों के टेम्परेचर्स अब सेम हो जाएंगे, ठीक है। और अब आपके पास मज़ीद कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो इस स्टेट को हम नाम देते हैं कि अब क्या क्रिएट हो चुका है जब हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो गई है? थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है कि आप गरम गरम चाय का कप ला के कमरे में रखें, तो चाय के कप का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, और कमरे का टेम्परेचर कम होता है। चाय के अंदर से हीट निकल के कमरे में यानी सराउंडिंग में आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है, तब तक जब तक कि उस चाय का भी टेम्परेचर कमरे के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, यानी चाय जिसको आप कहते हैं ठंडी होगी, ठीक है। तो उस वक्त हम कहेंगे, जब चाय आपकी कंप्लीटली ठंडी हो जाएगी, हम कहेंगे क्या क्रिएट हो चुका है? थर्मल इक्विलिब्रियम क्रिएट हो चुका है। किसके दरमियान? रूम के दरमियान, और यानी एयर के दरमियान, रूम में जो मौजूद एयर है उसके दरमियान, और उस टी के दरमियान, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल थी थर्मल इक्विलिब्रियम की। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकें। इसके अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक है वर्क का, 10.2 जो टॉपिक है आपके पास, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि कब हम ये कहेंगे कि कोई भी सिस्टम या कोई भी चीज़ उसने वर्क किया है या हमने वर्क किया है। तो फिज़िक्स में हमारे पास मौजूद होता है फार्मूला वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप एक काम करते हैं, थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम कोई फ्लूइड लेंगे, लिक्विड, गैस, कुछ भी, गैस ले लेते हैं। हमने गैस लिए, कंटेनर में इनक्लोज की, हमने उसको ऊपर से उसके ढक्कन, जैसे आप कहते हैं पिस्टन रख दिया उसके ऊपर। अब क्या होगा, उसके पार्टिकल्स जब आपस में कोलाइड करेंगे, वॉल से कोलाइड करेंगे, कोलिजन की वजह से वो एक फ़ोर्स लगाएंगे हर तरफ। पिस्टन पे भी फोर्स लगेगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। उससे क्या होगा, ये दिस पिस्टन विल मूव अप, तो ये पिस्टन किधर जाएगा? ऊपर की डायरेक्शन में। यानी इसका मतलब ये कि पिस्टन ने क्या क्या क्या, क्या कवर की? डिस्प्लेसमेंट कवर की। तो इसका मतलब वर्क डन हुआ। फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, मतलब पिस्टन ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर की। तो हम क्या कहते हैं कि जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट कवर करवाए तो क्या होता है? वर्क डन। तो वर्क डन क्या हुआ यहाँ पे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन कर रहा है वर्क डन? ये वो सिस्टम कर रहा है, यानी गैस कर रही है, ठीक है। ये वर्क डन बाय द सिस्टम कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं पिस्टन के ऊपर अब यहाँ से फोर्स लगाऊं और पिस्टन को डाउन मूव करवा के यहाँ तक ले आऊं, तो इसका मतलब ये होगा कि पिस्टन ने फिर डिस्प्लेसमेंट कवर की। पहले पिस्टन यहाँ पे था मेरे केस में, अब मैंने पिस्टन पे ऊपर से फोर्स लगानी है,
तो पिस्टन मूव करके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे तो पिस्टन ने अब डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो इसका मतलब ये है कि अभी वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। ठीक है, ये क्यों होगा, किस लिए होगा? जब हम कोई ना कोई कंडीशन चेंज करेंगे सिस्टम की, यानी मैं नीचे से टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूं या मोल्स बढ़ा दूं, कुछ भी कर दूं, कोई ना कोई इसके अंदर चेंज करूंगा, तब ये उसके ऊपर फोर्स, तब ये वर्क डन करेगा। और अगर मैं ऐसा कुछ ना भी करूं, तब किस तरह वर्क डन हो रहा है? तब वर्क डन हो रहा है बाय द कोलिजन्स, या फिर जिसे कहते हैं पार्टिकल्स की आपस में इंटरेक्शन विद द बाउंड्री या विद द पिस्टन, उसकी वजह से वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह से आप कह सकते हैं कि वर्क डन हो सकता है। लेकिन अगर सिस्टम कर रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे मतलब अगर पार्टिकल्स फोर्स लगा के पिस्टन को मूव अप कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम है। और जब हम ऊपर से फोर्स लगा के पिस्टन को डाउन मूव करवा रहे हैं तो तब हम कहेंगे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, अब अपनी बुक देखेंगे, टॉपिक 10.1, 10.2 और ये 10.3 इंटरनल एनर्जी वाला, ये सारा आप रीड कर लें, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लें। कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पेज 344 और 345 इसको आपने रीड करना है, और फिर आगे नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह जो हम है बाद में कवर करेंगे अपना। बाकी आगे मेन टॉपिक्स पे जाएंगे हम अपने, फिर जल्द अज जल्द थर्मोडायनामिक सिस्टम्स, और आगे अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।